हो गई। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं, क्योंकि उदासीनीकरण का जो मेन फायदा है वो हमें दैनिक जीवन में मिलता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला है अपाचन। अपाचन में क्या होता है, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे आमाशय में पाया जाता है। ये हम लोग ने अध्याय 2 में भी पढ़ा था, ठीक है, कि भोजन के पाचन में ये हमारी सहायता करता है। लेकिन आमाशय में ये जो अम्ल है इसकी आवश्यकता से अधिक जब मात्रा बढ़ जाती है तब क्या होता है, तब अपाचन या एसिडिटी की कंडीशन हो जाती है। कभी कभी ये जो अपाचन काफ़ी कष्टदायक भी होता है, इतनी ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है। तो अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम क्या करते हैं, दूधिया मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं। तो यहाँ पे जो दूधिया मैग्नीशियम होता है ये जो है प्रति अम्ल की तरह काम करता है, क्योंकि इसका जो लेवल होता है ये बेसिक होता है, क्षार होता है, इसका इतना लेवल होता है कि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लगभग लगभग बराबर होता है, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उपस्थित होता है दूधिया मैग्नीशियम में, ठीक है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को क्या कर देता है, उदासीनीकरण कर देता है। उदासीनीकरण में हमने यही पढ़ा था कि जो है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिल करके क्या बना लेते हैं, एक लवण बना लेते हैं, और उसके बाद जो है जिसकी भी मात्रा अधिक होगी, एसिडिटी बढ़ रही थी तो एसिड की मात्रा अधिक थी, तो जब हमने इसमें जो है बेसिक ले लिया यानी सोडियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो हमने कुछ मात्रा ली तो दोनों ही उदासीनीकरण हो गया, यानी कि अब उसमें ना तो अम्ल का प्रभाव आएगा ना ही क्षार का प्रभाव आएगा। इसके साथ है नेक्स्ट है चींटी का डंक। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्ल डाल देती है, अम्ल का स्राव कर देती है। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का, और हम जानते हैं कि चींटी का जो डंक है उसमें कौन सा जो है इसमें अम्ल निकलता है, फॉर्मिक एसिड होता है, ये भी हमने पीछे भी पढ़ा था, ठीक है। इसके साथ ही तो अगर चींटी काट लेती है तो हमें क्या करना चाहिए, उस जगह हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है उसका, या फिर कैलामाइन लोशन जो होता है उसे मल करके हम उसे उदासीन कर सकते हैं, जिसमें ये जो कैलामाइन लोशन जो होता है उसमें जिंक कार्बोनेट होता है, ठीक है। ये क्या करता है कि एसिड का जो लेवल होता है उसको उदासीन कर देता है। इसके बाद है मृदा का उपचार। मृदा के उपचार में क्या है, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग अगर किया जाएगा तो वो मृदा हमारी क्या होती है, अम्लीय हो जाती है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय हो जाए या फिर अत्यधिक क्षारीय हो जाए तो पादपों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ जो चूना होता है यानी कैल्शियम ऑक्साइड या फिर बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे ये क्षारकों से अपचारित उन्हें किया जाता है। यानी कि जब मृदा एकदम अम्लीय हो जाती है तो ये जो कैल्शियम जो है हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड जैसे जो क्षारक होते हैं उनका यूज़ करके उसे जो है उसको उदासीन किया जाता है, उसे अपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव खाद्य पदार्थ मिलाए जाते हैं, और ये जो जैव पदार्थ होते हैं जिनमें कंपोस्ट खाद होती है वो मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं, ठीक है, मृदा में जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी तक हमने ये देखा था कि जब मृदा अम्लीय हो जा रही है तो हम उसमें क्या मिला रहे थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक को मिला करके तो हम उसको अपचारित कर दे रहे थे, उसकी अम्लीयता को एकदम खत्म कर दे रहे थे। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी हो जाए कि मृदा अगर क्षारकीय हो जाए, मृदा में क्षार के लेवल बढ़ जाए, तब हम क्या करेंगे, तब हम उसमें जैव पदार्थ मिलाएंगे। जैसे हमने कंपोस्ट खाद जो बनाई थी, तो कंपोस्ट खाद जो है वो मृदा में जब हम उसको मिला देंगे तो वो अम्ल निर्मुक्त होती है, उसमें कुछ एसिडिटी पाई जाती है, तो वो जो है क्षारक की प्रकृति को उदासीन कर देगी। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद आता है कारखानों का अपशिष्ट। चूंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जो कारखाने हैं उनसे निकलने वाले जो अपशिष्ट या कचरे जो होते हैं उनमें अम्लीय पदार्थ मिश्रित होता है, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, अम्लीय पदार्थ होता है। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे अगर जलाशय या नदियों में बहा दिया जाए, विसर्जित कर दिया जाए, तो मछली और अन्य जलीय जीव क्या होंगे, अम्ल से नष्ट हो जाएंगे। अतः कारखाने के जो अपशिष्ट है उनको जलाशय या नदी में विसर्जित करने से पहले ही उनका उदासीनीकरण कर दिया जाता है, उनके जो है अम्लीयता को खत्म कर दिया जाता है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर ही समाप्त होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी हमने कुछ चीज़ें हाईलाइट भी की थी, आगे वो क्वेश्चंस में हेल्प करेंगी। तो देखिए यहाँ पे अभ्यास में भी देख लेते हैं। पहला हमारा है अम्लों और क्षारकों के बीच में अंतर क्या है। अम्ल और क्षार के बीच में हमने यही देखा था। सबसे पहला तो यही है कि अम्ल जो होते हैं वो खट्टा उनका टेस्ट होता है, और जो क्षार होते हैं उनका कड़वा टेस्ट होता है। दूसरा जो अम्ल होता है वो उनका जब हमने सूचक के साथ जो है देखा था, तो अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर जो होता है उसको लाल कर देता है, और जो क्षार होती है वो लाल लिटमस को नीला कर देती है। ये जो अम्ल होता है ये जो हमने ये भी बताया था कि लाल लिटमस को ये कोई चेंज नहीं करता है, और उसी तरीके से
क्षार जो होती है वो नीले लिटमस में कोई चेंज नहीं करती है। अम्ल हल्दी का जो रंग होता है उनको नहीं बदलते हैं, और जो क्षार होते हैं वो हल्दी के रंग को या तो भूरा या फिर लाल कर देते हैं। तो ये कुछ अंतर हो गया। इसके बाद है अनेक घरेलू उत्पादों जैसे कि खिड़की साफ करने में जो उपमार्जक वगैरह यूज होता है उनमें अमोनिया पाया जाता है। तो ये जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, अमोनिया जो होता है वो क्या करता है, लाल लिटमस पेपर जो होता है उसको नीला कर देता है। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? तो जो अमोनिया है वो लाल लिटमस को जो कैसे कर दे रहा है, नीला कर दे रहा है। तो जाहिर है इसकी प्रकृति कैसी होगी, इसकी प्रकृति जो है वो क्षारक होगी, क्योंकि क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। तो हमने ये भी देखा था कि जो सबसे सामान्य जो सूचक है वो लिटमस है, जो कि मोस्टली लाइकेनो या फिर यही लाइकेन जो है शैवाल और फंजाई दोनों ही से निर्मित होते हैं ना, तो लाइकेनो से ये बनाया जाता है। और आसुत जल इसका मतलब जो डिस्टिल वाटर होते हैं उसमें इसका जो रंग होता है वो नील शोड़ जैसा, माव जैसा इसका रंग देते हैं। फिलहाल के लिए जो लिटमस होता है वो अम्लीय अगर जो है सॉल्यूशन होगा तो लिटमस पेपर जो होगा वो अगर लाल होगा, अम्लीय, ठीक है, लाल जो है उसको नीला कर देगा, और सॉरी नीले को लाल कर देगा, और क्षारीय अगर होगा तो लाल को नीला कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया लिटमस पेपर के बारे में। क्या आसुत जल अम्लीय, क्षारीय, उदासीन होता है? इसकी पुष्टि हमें करनी है। आसुत जल जो होता है वो उदासीन होता है। ठीक है, इसे साबित करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, लाल और नीला लिटमस लें, उसमें हम आसुत जल की कुछ बूंदें इसमें डालें, तो हम यही देखेंगे अगर उसमें रंग दोनों में ही किसी में भी चेंज हो गया तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी प्रकृति कैसे है। लेकिन अगर उसका रंग नहीं चेंज हो रहा है तो इससे यही क्लियर होता है कि वो उदासीन है। उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। तो हमने अपाचन की प्रक्रिया यही बताई थी। उदासीनीकरण का ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल था कि इसमें जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसमें कुछ पदार्थ लिए जाते हैं जिसमें जो है मतलब कि जिसमें जो क्षारकीय पदार्थ जो है उनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस ये जो प्रक्रम होता है उसके द्वारा यानी कि अम्ल और क्षार इन दोनों की रिएक्शन के द्वारा लवण बनता है। ठीक है, लवण बनता है, जल निकलता है और ऊष्मा निर्मुक्त होती है। तो यही जो प्रकरण, ये पूरा प्रकरण जो है वो उदासीनीकरण का है। इसके अलावा इसमें जो एग्जाम्पल था जैसे कि HCl ले लिया और उसमें जो है क्षार NaOH जब मिलाया तो लवण हमारा क्या बना, NaCl बना, और इसमें जल निकला, H2O निकला और ऊष्मा निकल गई। ठीक, नेक्स्ट है हमारा ट्रू फॉल्स, देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 में है जैसे नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। नाइट्रिक अम्ल जो है वो क्या कर रहा है, लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नाइट्रिक क्या है, अम्ल है, नाइट्रिक एसिड है, और एसिड हमेशा क्या करता है, नीले को लाल करता है, ना कि लाल को नीला करता है। फिर है सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर दे रहा है। ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक क्षार है, और क्षार हमें पता है कि वो लाल लिटमस को नीला कर देती है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है ये भी गलत है। उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। तो ये बात सही है, ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट है सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है। तो ये भी बात सही है। और दंत क्षय जो होता है वो क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, ये गलत है। ये एसिडिटी के कारण, एसिड जो का रिसाव, जो जीवाणु जो उसमें बैक्टीरिया पनपते हैं उनके उससे जो है दंत क्षय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में है कि दोरजी के रेस्टोरेंट में शीतल यानी मृदु एकदम ठंडा पानी की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं हैं। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसना है। ठीक है, एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा क्षारीय चाहता है, तीसरा उदासीन चाहता है। दोरजी ये कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी चाहिए? तो दोरजी सिंपल 2 मेथड यूज़ कर सकता है। पहला ये कि या तो वो जो जल उसके पास है उसको पी करके देख ले, तो स्वाद के अनुसार वो जो है पता कर सकता है कौन अम्लीय, कौन क्षारीय, कौन उदासीन है। और जो है दूसरा वो कि लिटमस पेपर का यूज़ कर सकता है कि तीनों में चेक करके देख सकता है, अम्लीय होगा तो उसका कलर चेंज होगा, क्षारीय होगा तो चेंज हो जाएगा, और उदासीन होगा तो चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो मतलब कि इसको चेक कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में है कि यहाँ पे हमें समझाना है कि ऐसा क्यों, जब आप अति अम्लता यानी हाइपर एसिडिटी से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली क्यों लेते हैं? ठीक है, एंटासिड वगैरह ये सब क्यों ली जाती हैं? तो चूंकि अभी हमने पीछे ही पढ़ा था कि प्रति अम्ल के बारे में हमने ये देखा था ना कि क्या होता है, तो अति अम्लता यानी कि हाइपर एसिडिटी जो होती है उसके दौरान हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये बहुत उसकी लेवल बढ़ जाता है। एक प्रति अम्ल जो होता है वो एक क्षारक होता है। ठीक है,
और ये जैसे कि जो पेट की जो एसिडिटी है उसको दूर करने के लिए जो क्षार यूज़ होता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है, दूधिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो क्षारक होता है ये अत्यधिक अम्ल के साथ क्रिया करके उसके प्रभाव को उदासीन कर देता है और इस प्रकार जो है ये हाइपर एसिडिटी से जो है मतलब सुकून मिलता है, आराम मिलता है। इसके अलावा है जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलामाइन का सोल्यूशन क्यों लगाया जाता है? चींटी के डंक से हम जानते हैं फॉर्मिक एसिड निकलता है, जब चींटी काटती है तो त्वचा में ये अम्ल डाल देती है और डंक के प्रभाव को खाने का जो सोडा या फिर कैलामाइन सोल्यूशन जो होता है उससे मल करके हम उसके प्रभाव को उदासीन कर सकते हैं, ठीक है। और जो जिसमें ये जो कैलामाइन लोशन होता है इसमें क्या पाया जाता है? जिंक कार्बोनेट पाया जाता है जो कि जो है ये फॉर्मिक एसिड के इफेक्ट को उदासीन कर देता है। लास्ट है कारखाने के अपशिष्ट को जलाशय में बहाने के लिए सबसे पहले उसे उदासीन किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि कारखाने के जो अम्लीय पदार्थ हैं उनको पहले से ही क्षारीय पदार्थ मिला करके उदासीन किया जाता है। इसका रीज़न ये है कि अगर अम्लीय पदार्थ डायरेक्ट वहाँ छोड़ दिए जाएंगे तो जो समुद्र या जलाशय में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको बहुत नुकसान होगा, वो मर जाएंगे, ठीक है। इस वजह से ऐसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीले लिटमस पत्र को एक विलियन में डुबोया गया तथा यह नीला ही रहता है। नीले को नीले जो है किसी विलियन में डुबोया और वो नीला ही रहता है। विलियन की प्रकृति कैसी है? जाहिर है अगर उसमें कोई चेंज नहीं हुआ तो विलियन जो होगा वो उदासीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये कि 11 में है कि निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान से पढ़िए। पहला है अम्ल और क्षार दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता है। यदि कोई सूचक क्षार के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वह अम्ल के साथ नहीं करता है। अम्ल और क्षार में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। ऊपर लिखे वक्तव्यों में से कौन से वक्तव्य सही हैं? तो इनमें जो है सही स्टेटमेंट है वो है सिर्फ 4, ठीक है। ये वाला चौथा वाला जो है वो सही है। तो कैसे है इसे देख लेते हैं। अम्ल और क्षार में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। बिल्कुल जो सूचक होता है उसके नेचर पर ही डिपेंड करता है। जैसे अभी हमने देखा था हल्दी और जो है अलग अलग हल्दी का देखा था, गुड़हल का देखा था कि कुछ था जो जिसमें अम्ल का कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा था, कुछ था उसमें अलग ही रंग दे रहा था। तो ये उनके जो प्रकार जैसा प्रकार होगा उसी पर ही निर्भर करता है। इस वजह से जो चौथा है वो सही है, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर ही समाप्त होती है। वीडियो में लगभग सारी चीज़ें डिस्कस करने